तो देखो बच्चों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको शुरुआत का कुछ बताया था। कल बेटा तो चैप्टर अपना है केमिकल बॉन्डिंग। बेटा इसमें शुरुआत में मैंने आपको एनर्जी थ्योरी बता दी थी। एनर्जी बेटा याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में एनर्जी जितनी कम होगी, हम लोग चैप्टर तो ये केमिकल बॉन्डिंग चल रहा, ठीक। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। दूसरा, अट्रैक्शन, जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटती जाएगी। ये 2 पॉइंट तो हमेशा याद रखना। फिर एक और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 3 वर्ड की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है। बोलो बेटा, क्या बताई है? अट्रैक्शन टूवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। बोलो बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या बताया मैंने आपको? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या बताया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या बताया है? नाइट्रोजन। और अगर भूल जाओ तो क्या कर लो? फोन कर लो। बेटा ये याद कर लो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले तो तुम ये याद ही कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन टूवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होगा इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, समझे? ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दुनिया में सबसे भयानक होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर इसके ऑलमोस्ट इक्वल क्लोरीन है। भूल जाओ तो बेटा इसको याद करने का ये फॉर्मूला है FON, फोन, और Cl बोले तो कर लो, तो इसका फॉर्मूला है फोन कर लो, ठीक है। दूसरा बेटा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही पीरियड में लेफ्ट, इधर ये देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ती जाएगी? हेलोजन तक बढ़ती जाएगी। हेलोजन के बाद क्या आते हैं? नोबल गैसें। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 0 हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात क्या बताई बेटा, ध्यान रखना, जनरली एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। ये जनरल पॉइंट्स है। इन सेम ग्रुप लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases up to हेलोजन। ध्यान रखिएगा, हेलोजन के बाद इनर्ट गैस आ जाती है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 0 हो जाएगी। फिर और बेटा एक सेम पीरियड कर लेंगे इसमें, सेम पीरियड और सेम ग्रुप में, इन सेम ग्रुप अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है। तो बेटा कल मैंने आपको एनर्जी थ्योरी बता दी थी, एनर्जी थ्योरी में कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी मैंने आपको लेविस थ्योरी बता दी थी। तो एनर्जी थ्योरी और लेविस थ्योरी आगे चल करके फेल हो गई थी, वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाई थी, समझे। लेविस थ्योरी में मैंने आपको बता दिए थे कि भैया आगे चल के एक्सेप्शन आ गए थे, तो ये काम नहीं कर पाई। तो आगे अब हम लोग को अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए, तो यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं VBT के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो हेडिंग लिख लीजिए VBT। या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बेटा कि जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ध्यान रखिएगा, अनपेयर्ड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, overlapping
अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स अकर्स, मॉलिक्यूल बनने के समय अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ओवर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तो याद रखिएगा अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। एक मैं एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये कोई एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, ये बीच में न्यूक्लियस होगा, फिर ये दूसरा अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, फिर से देखो बेटा ये न्यूक्लियस है। बेटा सुनो, कल मैंने आपको बताया था बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये अट्रैक्शन फोर्स कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो अब बेटा समझिए जरा सा, ये ऑर्बिटल है बेटा, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो पहली बात तो समझिए कोई सर्किल नहीं है, ये पूरा स्फीयर है, एक गोला है, इलेक्ट्रॉन का गोला है, समझो ये पूरा जो चारों ओर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो बेटा ये न्यूक्लियस है, क्या आप जानते हैं न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है सर, प्लस चार्ज होता है। यहाँ भी न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। फिर मैंने कहा था ये इलेक्ट्रॉनिक बादल है, तो सब जगह पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक बादल है, तो सब जगह पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। मगर मैं क्या कह सकता हूँ कि इस जगह पे दोनों लोगों का माइनस चार्ज होगा, इसका भी माइनस चार्ज होगा और इसका भी माइनस चार्ज होगा, तो रिलेटिवली यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा। तो सोचो यहाँ पे माइनस आ गया बेटा, क्या आप जानते हो प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है, अट्रैक्शन फोर्स। प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये देखिए इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बोल रहे यहाँ पर मैंने एक एक्सिस खींच दी, ये देखिए दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक एक्सिस खींच दी, इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जो दोनों न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट करती है, एक्सिस which connect both nucleus together, दोनों न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट करने वाली एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके आगे सुनो समझो, सभी लोग ध्यान देंगे। क्या आपने पढ़ा है बेटा, आपको बताया था, मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि या तो Q1 की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए या तो Q2 की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, दोनों ही केस में ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो बेटा सर, मान लो ये एक चार्ज ये Q1 हो गया और ये एक चार्ज Q2 हो गया, ये जो माइनस चार्ज है ये Q2। एक बात बताओ सर, प्लस चार्ज तो आपने न्यूक्लियस का चार्ज लिया है, न्यूक्लियस के चार्ज को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो क्या इस माइनस चार्ज को चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं, एक ये ओवरलैपिंग है और एक ये ओवरलैपिंग है। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर यहाँ पे ओवरलैपिंग कम हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ओवरलैपिंग? क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे टर्म क्या आ गया, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। अच्छा, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर यहाँ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो यहाँ माइनस चार्ज बढ़ेगा? मान लिया Q1 है आपका प्लस चार्ज और Q2 है माइनस चार्ज, अगर दोनों में से एक भी चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्या अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी? अगर अट्रैक्शन फोर्स बेटा अगर कोई भी एक वैल्यू बदल दोगे तो बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नहीं बुद्धि में आ रहा है तो किसके हैं? तो अगर आप कोई भी एक वैल्यू बदल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देखिए,
मान लीजिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था Q1 इंटू Q2। मान लीजिए Q2 2 मिनट के लिए मैंने 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू 2 हो जाएगा। दोबारा मैंने Q1 इसकी जगह रख दिया 8 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 8Q हो जाएगा। तो दोनों में देखो फोर्स की वैल्यू बदल रही है ना, तो अगर दोनों में से एक भी चार्ज की वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि चार्ज आप कंसीडर कर रहे हो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया बेटा बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बोले अगर हम लोग एरिया ऑफ ओवरलैपिंग को बढ़ा देंगे तो इसमें जो चार्ज है इसकी वैल्यू बदल जाएगी, यानी अट्रैक्शन फोर्स बदल जाएगा। तो हमें इतनी मेहनत बार बार नहीं करनी, समझिए हम सीधे क्या लिख सकते हैं, सीधे भी तो लिख सकते हैं भैया कि यहां पर अगर बोल रहा हूं मैं एरिया ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एरिया बेटा एक बात बताओ, यहां पे मैंने एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बोला है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग नहीं बोला है। ठीक है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या इससे पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरलैपिंग की बात नहीं चल रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, बॉन्ड अभी बताया था क्या होता है, दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। अब आप ही बताइए, जवाब दीजिए कि अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एटम पास पास में आ जाएंगे कि दूर दूर में चले जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब सोचो एटम के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ। तो बोलो बेटा जब एटम पास पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी या बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो क्या मैं अब लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एटम पास पास में आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब बोलो बेटा बॉन्ड एनर्जी, क्या आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू hc/λ। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा सर क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे आज एक और बात पता चल रही, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है। दूसरा क्या आप जानते हैं E इक्वल टू h इंटू न्यू भी होता है। बेटा h आप जानते हो, h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, c क्या है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ध्यान रखिएगा, h प्लैंक कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, c लाइट की वेलोसिटी है। सिमिलरली यहाँ पे भी h प्लैंक कांस्टेंट, ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, तो लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो दो अभी और मैंने आपको रिलेशन बता दिए, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन और एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब मैंने बताया था सर ओवरलैपिंग, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ये भी तो सर एक प्रकार की एनर्जी है, इसलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो अगर कहीं एरिया ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मगर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। और अभी बता दिया था बॉन्ड लेंथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी,
घट जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा रिलेशन होता है इसका एरिया ओवरलैपिंग का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। ये देखिए बॉन्ड एनर्जी के साथ, फ्रीक्वेंसी के, बेटा देखो बॉन्ड एनर्जी के साथ ज्यादातर मिलेगा आपको, बट मैंने एक लेवल और आगे बता दिया है। अगर कभी कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ये पूछा जाए यहाँ पे वेवलेंथ में क्या डिफरेंस आएगा तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अलग लेवल पे दो और बता दिए। अब एक चीज तो पता चली आपने बताई सर यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा, VBT पढ़ रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहा था इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब बोल रहे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ टर्म क्या आ गया, यहाँ एक टर्म आ गया ऑर्बिटल टर्म आ गया। ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सी ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है ना, कहते हैं इसका ड्यूअल नेचर होता है। ये ड्यूअल नेचर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पार्टिकल के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। इसे पार्टिकल नेचर कहते हैं, इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के फॉर्म में, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द, ये न्यूक्लियस लिखा है बेटा, न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। न्यूक्लियस के चारों ओर पार्टिकल के फॉर्म में चक्कर लगाता रहता है। अब दूसरा है वेव नेचर। वेव नेचर में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। वेव जैसे मेरा साउंड है, साउंड को आप महसूस कर सकते हैं पर इसे ऐसे हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, समझे। तो बोल रहे ये एक वेव है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, एक इलेक्ट्रॉनिक बादल है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या वेव के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों ओर फैला रहता है, समझे। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो वेव नेचर में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों ओर फैला रहता है, समझे। तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों ओर फैला रहता है, समझे। अब बेटा ये जो हम लोग को इसकी बात नहीं करनी, इसकी बात आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम लोग इसकी बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इसके शेप के बेसिस पे ऑर्बिटल का नाम रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑर्बिटल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। कितने तरीके के होते हैं, तो ये जो टाइप बताया गया ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के शेप के बेसिस पे होता है, समझे। तो बोल रहे हैं ऑन द बेसिस of shape of electron cloud orbitals are of following type। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं s ऑर्बिटल की। सबसे पहला है s ऑर्बिटल। बेटा नाम से ही पता चला s का मतलब है स्फेरिकल। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है
या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका शेप स्फेरिकल होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। तो यहाँ पे शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल ऐसा होता है, देखिए बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर ये स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है। ध्यान रखिए कि पूरा स्फीयर है, ये कोई सर्किल नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेटा न्यूक्लियस के चारों ओर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये न्यूक्लियस के ही चारों ओर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बेटा सुनो ध्यान से, तो ये तो पता चल गया, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बॉक्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसे वेकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। अगर बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको कहते हैं अनपेयर्ड ऑर्बिटल। अगर बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे पेयर्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये तो कुछ जनरल बातें हो गई इसके लिए। दूसरा सुनिए ध्यान, पहले अच्छा इतना नोट कर लीजिए सब लोग।